हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी फिगर माई सेल्फ इंजीनियर दीपांशु राठी। और आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने डे 5 के अकॉर्डिंग एक नया बैच लेकर, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे क्या जीके का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो डे 1, डे 2, डे 3 के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करे हैं। डे 4 के अंदर हमने कुछ टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर कुछ लेट हो गए तो शायद आपको प्रोवाइड हो गए थे अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश और हिंदी बोथ बाइलिंगुअल मीडियम में। तो चलिए अब हम आज शुरुआत करते हैं डे 5 की, और डे 5 की ये क्लास रहने वाली है जीके की। चलिए आज और हम कोशिश करेंगे सिर्फ एक ही क्लास रखें, और आगे से दो दो क्लास जीके की रहने वाली है आप सबकी, जल्दी से जल्दी अच्छे से सिलेबस को कवर कराने के लिए। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि मी फिगर पे दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो गया है, कंप्लीट आपको कराया जाएगा यहाँ पर इस बैच को। इसी के साथ साथ ये पोस्ट हमें पता है कि 7,547 कम पोस्ट नहीं है। हर रोज़ यही पेज क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये पेज से आपको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ आएगी कि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो टेस्ट सीरीज जो कि शुरू हो चुकी है। चैप्टर टेस्ट 90 रहने वाले हैं हमारे पास, रिवीजन पैक है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट। ऐसी बहुत सारी बेहतरीन फैसिलिटी आप सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा मोटो क्या है? वर्दी पक्की तुम्हारी, 60 दिन में करो तैयारी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड की। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, मटेरियल है, पीडीएफ्स है, टेस्ट है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ पर मिलेगी, किस तरीके से रहने वाली है, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मी फिगर की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, www.mefigure.in पर आपको मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें और उन्हें बताएं कि अब आपके आसपास के एरिया में एक एकेडमी आ गई है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से आपको तैयारी करवा रही है। चलिए इसी के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो चलते हैं हमारे आज के चैप्टर, जिसका क्या नाम है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का क्या मतलब है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या मतलब है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब निर्देशक तत्व, निर्देशक कौन होता है? डायरेक्टर। तो राज्य को, यानी कि हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को कैसे काम करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम पहले जान लें तो क्या खास बातें हमें पता होनी चाहिए। डीपीएसपी हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंदर लिखा गया है। कहाँ पर लिखा गया है? पार्ट 4 के अंदर लिखा गया है। कितने से कितने? 36 से लेकर 51 तक इसके अंदर क्या आते हैं? अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। इसी के बाद अगर हम आगे बात करें तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब होता है ये? 1976 में। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट से ज़्यादा पावरफुल किसे बना दिया गया? डीपीएसपी को बना दिया गया। फंडामेंटल राइट से ज़्यादा पावरफुल किसे बता दिया गया? डीपीएसपी को बता दिया गया। और क्या खास चीज़ है? अगर हमें सरकार को डीपीएसपी को लागू करना है तो कुछ मौलिक अधिकारों का, कुछ फंडामेंटल राइट्स का क्या हो सकता है? हनन हो सकता है। तो ये सारी वो काम की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। क्या क्या? डीपीएसपी भाग 4 में 36 से 51, 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी को ज़्यादा पावरफुल बताया गया, ज़्यादा मान्यता दी गई, और कुछ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। किस प्रक्रिया में हो सकता है? जब हमें डीपीएसपी को लागू करना हो। इसी के साथ साथ अगर हम आगे कुछ और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो डिटेल्स क्या आएगी कि डीपीएसपी हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में डीपीएसपी हमारे बांटे गए हैं। इन 3 भागों में सबसे पहला जो भाग है वो क्या रहता है? सामाजिक रहता है। क्या रहता है? सामाजिक रहता है, सोशलिस्ट। दूसरे वाला भाग जो हमारा भाग है वह क्या है? गांधीवाद। क्या भाग है? गांधीवाद। और तीसरे नंबर पे जो तीसरा भाग है हमारा वो है उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक हो गई एक बार के लिए हमारे संविधान के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से कॉपी पेस्ट किए गए हैं, या उस देश को देखकर हमने हमारे वाले के बारे में लिखा है।
तो मी फिगर की साइड से ये सारी की सारी तैयारियां आपको करवाई जा रही है। भूलिएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए इन सब चीज़ों को। और बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो हमारा आंसर क्या होगा? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा। अभी मैंने सारी डिटेल सब चीज़ें आपको बताई हैं, तो बताइए क्या आंसर रहेगा। राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डीपीएसपी का जिक्र किया गया है? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? पार्ट 4। कौन सा भाग? पार्ट 4। कितने से कितने अनुच्छेद हैं? 36 से 51 तक है। कितने से कितने हैं बच्चों? 36 से 51 तक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? 36 से 51। कितना? 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्या पूछा गया। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कि संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उनका जो मोटिव था, उद्देश्य था, वह क्या था, और वह संविधान के कौन से भाग में पाया जाता है? ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्यों आएगा? क्योंकि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आज सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे, तो इसलिए हमें पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। और एक खास बात अगर हम बात करें तो सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो न्याय मिलता है, वो न्याय कहाँ पर मिलता है? वो न्याय मिलता है आपको डीपीएसपी के अंदर। इसीलिए ये खास बात है कि संविधान के निर्माताओं ने अपनी पूरी जान, अपना पूरा मस्तिष्क, ज़्यादा पावर किसके ऊपर लगाई? डीपीएसपी के ऊपर लगाई। क्योंकि डीपीएसपी की एक खास बात है, डीपीएसपी से क्या काम होगा? डीपीएसपी से होती है एक चीज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वेलफेयर सोसाइटी। क्या बोलते हैं? वेलफेयर सोसाइटी। और हिंदी में अगर इसको बोलें तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य। क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह काम किसका है? डीपीएसपी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राज्य के नीति निषेध तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? कौन से सिद्धांत यहाँ पर लिखे गए हैं? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। 3 प्रकार की चीज़ यहाँ पे लिखी गई। क्या क्या? आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक। प्रशासनिक को आप राजनीतिक भी बोल सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारा? प्रस्तावना नाम के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था या पढ़ेंगे कि न्याय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का न्याय होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा न्याय होता है हमारे पास? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? सबसे करेक्ट और सबसे उचित ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कि क्या रीजन था कि हमने भारतीय संविधान में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से एक चैप्टर बनाया, एक पार्ट बनाया और उसको पूरा एलेबोरेट करा? तो क्या रीजन हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। और सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये हमारे संविधान निर्माताओं की क्या थी? सबसे बड़ा उद्देश्य था और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, और उनके मस्तिष्क में यही था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या कारण है कि हमने संविधान में क्या ऐड किया है? नीति निर्देशक तत्वों को ऐड किया है। तो क्वेश्चन सेम है, दोनों ही क्वेश्चन क्या है? सेम है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हमारे आंसर क्या होते जाएंगे? बदलते जाएंगे। तो चलिए पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो क्या बोला गया? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। दूसरे वाले में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। और तीसरे वाले में क्या कर दिया? तीनों को मिक्स कर दिया। सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की क्या करनी है? स्थापना करनी है। तो लोकतंत्र तो खुद एक राजनीति का प्रकार है ना? तो 3 प्रकार के न्याय की मैंने बात की थी, राजनीतिक,
आर्थिक और सामाजिक। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, राजनीतिक रूप से लोकतंत्र, आर्थिक रूप से आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक रूप से न्याय, और तीसरे नंबर पे क्या है, सामाजिक। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट बनता है। और बात करते हैं अगर हम ऑप्शन नंबर डी की, तो गांधीवाद जो गांधीयन जो विचार हैं वो डीपीएसपी में पहले से ही लिखे हुए हैं, 3 अलग अलग भागों में बांटे हुए हैं। तो वहाँ पर भी सामाजिक समानता की ही मेन बात की गई है, स्वशासन की बात की गई है, पंचायत राज की। तो पंचायत राज स्वशासन की बात कहाँ पर आती है, सामाजिक रूप से, किसमें, गांधीवाद में। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। मतलब कि क्या हुआ कि एक ब्लैंक चेक है, डीपीएसपी क्या है, एक ब्लैंक चेक है जिसको टाइम आने पे क्या कैश में या किसी भी एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यह बात किसने बोली थी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब खास बात क्या है, प्रस्तावना के अंदर हमने एक पढ़ा था कि प्रस्तावना को क्या बोला गया था, आत्मा बोला गया था। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला गया था। और यह बात किसने बोली थी, तो यह बात किसने बोली थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली थी। किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो कि कौन है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक पर्सन और है, आत्मा व हृदय, आत्मा व हृदय, यह बात किसने बोली थी और किसको बोली थी। तो देखिए आत्मा व हृदय यह वचन भी किसके हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही हैं। और इन्होंने किसे बोला ये बात, आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद नंबर 32 को यह बात बोली गई है कि संविधान की आत्मा व हृदय कौन है, अनुच्छेद नंबर 32 है। और अगर पूछ ले जाए कि संविधान की सिंपल आत्मा कौन है, तो क्या आ जाएगा, प्रियम्बल, प्रियम्बल। और हिंदी में क्या बोला जाएगा, प्रस्तावना। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दोबारा से आ गया। अभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन जो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में बताई थी आपको क्लास के शुरू होते ही। जल्दी से आंसर दे दीजिए, बताइए कि क्या होने वाला है। जल्दी बताइए कि क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए क्या आंसर होने वाला है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट होते ही थ्योरी बताई थी थोड़ी सी, उसके अंदर मैंने आपको हिंट दिया था, बताया था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो हुआ था वह क्या था कि फंडामेंटल राइट से ज़्यादा पावर किसको दे दी गई, डीपीएसपी को दी गई। और पावर की बात नहीं होती यहाँ पे, बात है महत्व की कि किसको ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, महत्व कह लीजिए या प्रभावशाली बनाया गया। तो महत्व की बात हो गई, तो ज़्यादा महत्व किस चीज़ का होगा, डीपीएसपी का होगा। इसी रीजन से कभी कभार कुछ सरकारी पॉलिसी कल्याण के तहत जो कार्य किए गए वहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट का, देखिए सभी का नहीं कह रहा मैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स का क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। किसका पूछा गया, भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवाद के फेवर में बोलता है, समाज के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो कौन सा अंग है, राज्य का नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में आदेश दिया जाता है कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना करो जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तो कहां बोली गई होगी बात, सेम ऑप्शन नंबर सी, कहां पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, यह चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई है, लास्ट क्लास में मैं आपको इसे बता चुका हूं कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। तो बताइए क्या आंसर आएगा, 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में कि क्या यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। 3 चीज़ों की कंपैरिजन करके मैंने आपको यह आंसर बताया था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और तीनों की कंपैरिजन में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी,
फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तीनों की कंपैरिजन में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब कि अगर आपको इनका फ़ायदा नहीं पहुंचा, इनके जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत आप नहीं आते हो, तो आप कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते। यह बात किस में आती है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है। तो इसीलिए डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल हमारा हो गया वाद योग्य है, जिसके ऊपर हम वाद विवाद कर सकते हैं, और ये वाद योग्य नहीं है, यहाँ पे वाद विवाद नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, बताइए कि क्या होगा। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अगर नीति निर्देशक तत्व बना दिए गए, ठीक है, लिख दिया गया कुछ भी उनके अंदर, तो क्रियान्वयन कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा उनको निभाने की, उनको करने की, तो किसके पास पावर होती है। चार ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल सिंपल, सोच सकते हो आप लोग, सोचिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। जल्दी से सोचिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या रहने वाला है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों कौन काम में लाएगा, सरकार लाएगी। यहाँ पर पहला ही शब्द क्या है, राज्य है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि राज्य क्या होता है। फंडामेंटल राइट के चैप्टर में अनुच्छेद नंबर 12 की डेफिनेशन दी थी मैंने, और अनुच्छेद नंबर जो 12 की डेफिनेशन है, वही सेम डेफिनेशन किसकी है, अनुच्छेद नंबर 36 की भी है। कि भाई राज्य क्या मतलब है, वो हर एक सरकारी चीज़ जो सरकार का भाग है, चाहे वो 5% हो, 1% हो, चाहे पूरा 100 हो, हर उस जगह पे क्या होगा, राज्य नाम जुड़ेगा, और वहाँ से लोगों को मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इन सब का फायदा पहुँचेगा। तो इसीलिए इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी अभी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, अभी अभी यह करवाया है। जल्दी से सोचिए और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। 20 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी सोचिए और बताइए कि क्या आंसर इसका यहाँ पर हो सकता है। टाइम अप आप सबका। अब देखिए क्या आंसर इसका होगा, समझते हैं। देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे अंतर है ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, मतलब जस्टिसेबल है, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट और करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका रहेगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी सोचा है, बताया है, वह उन सब का करेक्ट है। चलिए आगे है, मौलिक अधिकार है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में से कौन सा कथन सही है। चार बातें बोल दी, किस चीज़ के बारे में बोल दी, कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, वे एक दूसरे क्या हैं, पूरक हैं। वे एक दूसरे क्या हैं, पूरक है, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्या है वो, एक दूसरे के पूरक, सप्लीमेंट्री है। कुछ चीज़ें अगर फंडामेंटल राइट में कंप्लीट नहीं हो रही तो वो डीपीएसपी में है, जो चीज़ डीपीएसपी में नहीं है वो कहाँ मिल जाएगी, फिर फंडामेंटल राइट में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य आप किसे बोलते हो। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है या मान्यता, वो कहाँ से मिलती है पावर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। कहाँ से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और मैंने अभी इसको डिस्कस किया था। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर इसका क्या आंसर रहेगा। जल्दी बताइए कि क्या आंसर यहाँ पर इसका रहने वाला है।
चैप्टर स्टार्ट होते ही इसको बता दिया गया था आप सबको, तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? मतलब डीपीएसपी हमें यूज़ करने हैं, काम में लाना इनको, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा नीचे दिखाया जा सकता है? थोड़े से फंडामेंटल राइट को क्या हनन किया जा सकता है? तो बिल्कुल ठीक बात है, कंप्लीटली हाँ नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को हनन कुछ फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर विवादग्रस्त बोलेंगे, ज़्यादातर आंसर क्या बोलेंगे? विवादग्रस्त बोलेंगे, लेकिन नहीं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रावधान कहाँ पर है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रावधान कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में, नेक्स्ट डे की क्लास में, डे 5 की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डीपीएसपी के 3 भाग कौन कौन से हैं, उन 3 भागों के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, वो सारी चीज़ें, और 36 से 51 तक सारे आर्टिकल्स आपके सामने बोर्ड पर होंगे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, उन्हें बारे में रिवाइज कर सके, और पीडीएफ भी आप तक फॉरवर्ड करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन वाली बात बोली गई। हाँ, हमने पढ़ा था, भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो भारत के संविधान में जो सुनिश्चित किया गया, भाई समान कार्य के लिए क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। वह क्या चीज़ है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। इसकी हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं पहले भी, फंडामेंटल राइट में भी आया था, समाजवाद शब्द से आया था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर आने वाला है। तो पता चल गया होगा आप सबको कि क्या आंसर रहने वाला है। तो देखिए, हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर में उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रस्तावना के अंदर एक वर्ड है क्या? समाजवाद। समाजवाद जिसकी अवधारणा कहाँ से आती है? डीपीएसपी से आती है, मेन तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और वहाँ पर समाजवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, और वो फैसला क्या था? समान कार्य और समान वेतन। चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, समान काम करेंगे तो समान उनको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। ठीक बात है, चलो ये समान कार्य समान वेतन। तो इस समान कार्य समान वेतन के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकारों को देखा गया था, और उनके हिसाब से ये आंसर दिया गया कि समान कार्य समान वेतन, जजमेंट दी गई। तो अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16 हमने वहां पर पढ़े थे। इनके तहत तो ये फैसला सुनाया था, समान कार्य समान वेतन। किसके अंतर्गत आया था ये वर्ड? समाजवाद। और समाजवाद की अवधारणा कहां पर लिखी गई है, मान्यता कहां पर है? डीपीएसपी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। सबसे करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। व्यक्ति को तो क्या मिलेगा कि वो काम कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे। इंसान को क्या है? काम कर रहा है, पैसे मिलेंगे। अब उसको वो पैसे बराबर मिले, ये जिम्मेवारी किसकी है? राज्य की है। किसकी जिम्मेवारी है? ये राज्य की है। और ये लागू भी कहाँ पर होता है? राज्य पर ही लागू होता है। मतलब एक बैंक में एक महिला काम करे, एक पुरुष काम करे, तो दोनों को समान सैलरी हो। प्राइवेट जॉब पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, ये खास बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नोक्त मतलब 4 चीजें भागों में से किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के
पार्थक्य का प्रावधान है, मतलब जो न्यायपालिका उसको अलग रखा जाए, उसको मिक्स ना किया जाए लोकतंत्र के बाकी दो भागों से। विधायिका और कार्यपालिका उनसे अलग रखने की जो बात है न्यायपालिका की, वो कहाँ लिखी गई है? सेम आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, अब देखिए ये दोबारा से स्टार्ट हो गए एक से गिनती, तो 30 हम आज करेंगे और 30 हम कल की क्लास में इन्हें कंप्लीट करेंगे। और कल से आपकी डबल क्लासेस लगा करेगी जीके की, एक पॉलिटी की जब तक ख़त्म नहीं होती, और उसके बाद उसके साथ साथ कल से ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी से हम शुरुआत करेंगे, तो कल से ज्योग्राफी की भी शुरुआत हो जाएगी। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, कि भाई क्या वो रीजन था कि हमने डीपीएसपी को कहाँ पर ऐड कर लिया? हमने इसको ऐड कर लिया भारतीय संविधान में। क्या मेन रीजन था, क्या मेन अवधारणा थी, महत्व था? तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेलफेयर सोसाइटी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेलफेयर सोसाइटी। इसके लिए क्या किया गया? इन्हें डीपीएसपी को संविधान में ऐड किया गया। नेक्स्ट आपके सामने, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? लोक कल्याण की बात कहाँ पर लिखी गई है? चार आपके सामने, और मूल संविधान से पूछ रहा है शुरू से ही, तो शुरू से ही कहाँ पर लिखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, संविधान का कौन सा अंश या भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारत के नागरिकों को क्या करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यह बात कहाँ पर लिखी गई है? जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि आर्थिक न्याय की बात कहाँ पर लिखी गई है। तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ पर लिखी गई है? ध्यान से सोचिए और बताइए कि क्या ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा या नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा या नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर आर्थिक न्याय की जो बात हम बोलेंगे वो कहाँ पर बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी पर बोलेंगे, उपरोक्त सभी पर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका जिक्र आता है, मौलिक अधिकारों में आता है इनका, और प्रस्तावना के अंदर भी आता है। प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, इसलिए उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जुड़े रहिए मी फिगर के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मी फिगर को जहां आपको मिलता है हर जगह पे ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, और वेबसाइट www.mifigure.in, इन फॉर इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत है? राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो कौन सा सिद्धांत अच्छा नहीं है? प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इसके लिए आपको कहाँ से आंसर निकाला जाता है 36 से 51 तक। एक तो आपने सारे के सारे डीपीएसपी पढ़े हों, तब आप बता सकते हो कि भाई ये 3 चीज़ें तो हैं और एक इनमें से नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि एक बार मैं आपको बताऊं और फिर कल की क्लास में आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, जिससे आप हर एक चीज़ का आइडिया लगा सको। तो अभी के लिए सिंपल समझे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन बिल्कुल ठीक बात है। हम चाहते हैं कि देखिए राज्य, राज्य का मतलब क्या है? पॉलिटी में हम एक बार कंट्री लेके पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कंट्री। तो राज्य को क्या करना है? अपने देश के साथ साथ बाहर के दूसरे देशों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं, उन्हें उनके साथ भी मिलजुल कर चलना है। इसीलिए राज्य में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन होना ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक बात है ये भी, ठीक है। आगे, गोवध निषेध, बिल्कुल किसी भी गोवध क्या, किसी भी जानवर का शिकार नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और निजी संपत्ति की समाप्ति, ये बात डीपीएसपी के अंदर नहीं लिखी गई है। निजी संपत्ति की समाप्ति यह बात डीपीएसपी में नहीं लिखी गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है,
अब फिर से वही एक क्वेश्चन और, इस बार सेम 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे और एक होगा गलत। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि 36 से 51 तक आप पढ़ोगे तब आप इनका आंसर अच्छे से दे पाओगे, और फिलहाल के लिए हम इन्हें देखते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, किसका, वैज्ञानिकों के मनोभाव का विकास करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचें कि हमें वैज्ञानिक ही बनना है, रिसर्च करनी है, साइंटिस्ट बनना है, ये सारे काम, तो वो चीज़, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोषण के स्तर में ऊपर उठाना है, बिल्कुल। फिर कमज़ोर श्रेणियों के, जो ऐसी श्रेणियां जो कमज़ोर हैं, मजदूर हैं जैसे कि, और जो साफ सफाई है और है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जैसे SC ST OBC, फिर महिलाएं आ गए, फिर कुछ बच्चे आ गए, अनाथ बच्चे आ गए, विकलांग हो गए। तो अलग अलग श्रेणियों के जो आर्थिक हित हैं इनको क्या देना है, बढ़ावा देना है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक बात। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा चौथा तो करेक्ट है, और पहला क्या है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने, राज्य के नीतिशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। क्या वो ऐसी चीज़ है जो मौलिक अधिकारों में नहीं लिखी हुई लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है, DPSP में लिखी हुई है। तो देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता क्या थी, छुआछूत का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यह बात तो मौलिक अधिकारों में है। आने जाने की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकारों में, धर्म की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकारों में। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो सिर्फ कहाँ पर लिखा गया है, DPSP के अंदर लिखा गया है, जिसमें क्या बोला गया, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, जो छोटे लेवल के प्रोडक्शन है उन्हें बढ़ावा देना है। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी निकली हुई है, जैसे मुद्रा योजना है, जहाँ पे आप छोटा मोटा बिजनेस का सेटअप कर सकते हो, गवर्नमेंट से आपको लोन भी मिलेगा, और उस लोन पे 15 से लेकर 35% तक की आपको सब्सिडी भी मिलेगी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 7th, अब बस 4 क्वेश्चन और रहते हैं इसको मिलाकर, और उसके बाद फिर हमारी आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। देखिए, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। क्या बोला जाता है, समाजवादी बोला जाता है। तो उसको समाजवादी बोलने के पीछे क्या कारण है, वो 4 ऑप्शन हमें दिए। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, और आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो इन चारों में से क्या सबसे परफेक्ट आंसर है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 36 से 51 तो हमें देखना ही पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ साथ जो DPSP है हमारे, वो 3 प्रकार के हैं, समाजवादी सोशलिस्ट, गांधीवाद गांधीयन वाले, और तीसरे नंबर पे उदार बौद्धिक यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल। उनमें से समाजवाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो समाजवाद के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत की स्थापना। देखिए, ग्राम पंचायत की स्थापना करना किसके अंदर आता है, समाजवाद के अंदर आता है। लेकिन ग्राम पंचायत को जो काम करने का तरीका है, वो तरीका किसके अंदर आता है, गांधीवाद के अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी का ही है, बिल्कुल। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों, निम्नलिखित 4 लिखे हुए में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, और अभी बताया मैंने आपको, सब शासन के प्रभावी एकल रूपों में ग्राम पंचायत का संगठन। तो ग्राम पंचायत जो बैठेगी, ठीक है, ग्राम सभा जब बैठेगी, पंचायत साथ में बैठेगी, तो यह किसके अंदर आता है, गांधीवाद के अंदर आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट पूछा जाता तो क्या आ जाता, नागरिक आ जाता, और अभी DPSP पूछा गया तो क्या आंसर आएगा, राज्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा राज्य। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता को क्या बोला जाता है, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या खास बात आती है यहाँ पर, कि एक तो ये गोवा में है, इन 4 ऑप्शंस में गोवा में है,
दूसरा, कुछ ऐसे राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, गुजरात जैसे राज्य है, तो वहां पर इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वो लोग इसको मान्यता देते हैं। अभी सबके लिए लागू नहीं हुआ है ये। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वो तो पहले से ही है, बराबर कैसे होंगे? तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी धर्म हो, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धर्म के कोई रीति रिवाज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इसमें कि मेल फीमेल की शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी में समान रूप से हकदार होंगे। दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी में क्या होंगे, समान रूप से हकदार होंगे। अगर वाइफ अपने हस्बैंड की हाफ प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकती है, तो हस्बैंड भी अपने वाइफ के परिवार की तरफ से आने वाली प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकता है। तो ये यूसीसी बिल इस चीज़ के लिए, जो अभी इन चारों में से कहाँ पर लागू है, गोवा में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। सेम 35-36 मिनट की ये क्लास रही है आज भी। मी फिगर को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके सामने कुछ लिंक्स हैं, ये इंस्टाग्राम, ये इंटरनेट पे आईडी, ये टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मी फिगर को ज्वाइन करें, इसके साथ बने रहें, ठीक है, और अपने काम को कंप्लीट करें। तो आज से टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं दीपांशु राठी आप सबका थैंक यू करता हूँ मी फिगर में के साथ जुड़ने के लिए। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।